हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब सकुशल अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर होंगे और अच्छे से आनंद ले रहे होंगे इस लॉकडाउन में और भरपूर समय बिता रहे होंगे अपने परिवार के साथ। आज का जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ दैट इज़ ऑन द टॉपिक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये वीडियो मैं क्यों लेकर आई हूँ आज ऑन अ डिफरेंट टॉपिक, मतलब क्लास 9 टू 12 के एकेडमिक जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे हटकर मैंने लॉ का सब्जेक्ट आज चुना है बिकॉज बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, कंपनी सेक्रेटरी की मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सो आई स्टडी सो मैनी लॉज। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट लॉज जो हैं, रेगुलेशंस जो हैं, एक्ट्स हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस किया जाए ताकि समय आने पर अगर इफ़ एनी वन इज़ इन नीड तो एटलीस्ट वो अवेयर होंगे दैट देयर आर सर्टेन एक्ट्स, सर्टेन राइट्स जिनका वे इस्तेमाल करके और समय आने पर अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। एक्चुअली इन माई डे टू डे लाइफ ऑल्सो आई कम अक्रॉस सो मैनी पीपल जो कि कई इंडस्ट्रीज़ में या अदर इस्टेब्लिशमेंट्स में या फैक्ट्रीज़ में वर्क कर रहे होते हैं एंड दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट नहीं है अबाउट देयर राइट्स जो कि उनको गिवन है, ठीक है, सरकार की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रिटन है। आई वांट कि हम सबको पता होनी चाहिए कि व्हाट ऑल आर आर राइट्स, ठीक है, और ताकि समय आने पर हम उनका यूज़ कर सकें। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ओके, अब हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ठीक है। ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है विच हैज़ बीन इनेक्टेड और वी कैन से कि इट रेगुलेट्स पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स। उन सभी वर्कर्स के वेजेस का पेमेंट जो है ये इंश्योर करता है या उसको गवर्न करता है कि अगर कोई भी वर्कर्स जो कि स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं विच कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, या एक लिस्ट है आपकी स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज़ की, तो वहाँ पर जो भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेसिकली हेल्पफुल है कि अगर उनकी सैलरी, अगर उनकी वेजेस में से कोई भी इलीगल डिडक्शंस अगर हो रहे हैं या कोई भी डिले हो रहा है उनके वेजेस के पेमेंट में एंड विच इज़ नॉट जस्टिफाइड, अननेसेसरी का डिले हो रहा है एंड इलीगल डिडक्शंस हो रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है वर्कर अपने राइट का यूज़ करके और ऐसी एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट जो है लड़ सकता है, ठीक है। और ये एक्ट इंश्योर करता है कि जो वर्कर है उसके हित में जो है निर्णय लिया जाए, मतलब द वर्कर शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। इसके अलावा जो भी पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्री में या कोई इस्टेब्लिशमेंट में या रेलवे में, उनमें जो है ये एक्ट एप्लीकेबल है। एडिशनली जो एम्प्लॉयज़ वेजेस ड्रॉ कर रहे हैं अप टू 18,000 रुपीज़, वो इस एक्ट में कवर आपके होते हैं। ओके, अप टू 18,000 रुपीज़, दिस इज़ अमेंडेड वन। वेजेस की अगर मैं बात करूं कि वेजेस में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या नहीं इंक्लूड होती हैं, तो इट इंक्लूड्स कोई भी रेम्यूनरेशन जो कि अगर आपने किसी अवार्ड में या सेटलमेंट में, अगर पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट रहा हो, ठीक है, और कोर्ट में आपने केस अपना लड़ा, उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई अवार्ड मिला, सेटलमेंट, कोई कॉम्पनसेशन अगर आपको मिला है तो वो इसमें इंक्लूड होगा। जो भी ओवर टाइम वर्क है या हॉलीडेज़ हैं या लीव्स हैं जो आपने नहीं ली हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट उसके भी जो अमाउंट है जो आप जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो आपके वेजेस में काउंट होता है। एडिशनली अगर बोनस है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं तो बोनस का भी जो अमाउंट है वो वेजेस में इंक्लूड होगा। कोई भी स्कीम जिसके लिए एम्प्लॉय इंटाइटल्ड है तो वो भी उसका वेजेस में ही इंक्लूड होगा। इट डज़ नॉट इंक्लूड हाउस अकोमोडेशन के चार्जेस जो हैं वो ये इंक्लूड नहीं करता है। और अगर एम्प्लॉयर ने कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है या करता है प्रोविडेंट फंड में या उससे रिलेटेड इंटरेस्ट अगर अक्रूड है पेंशन के अमाउंट में या ट्रैवलिंग अलाउंस है या फिर ग्रेचुइटी अगर उसको पेबल है, ठीक है, तो वो उसका वेजेस में इंक्लूड नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका पेमेंट ऑफ वेजेस कि जो वेजेस हैं वो पे हो जानी चाहिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वेज पीरियड इफ़ लेस देन 1000 वर्कमैन आर एम्प्लॉयड। अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट में 1000 से कम वर्कमैन एम्प्लॉयड हैं तो उनका जो लास्ट डे होगा वेज पीरियड का, उसके एक्सपायरी, मतलब उसके 7th डे की जो एक्सपायरी है उससे पहले आपका जो वेजेस हैं वो पे हो जाने चाहिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे। वेज पीरियड कंप्लीट होने के बाद 7 दिन से पहले पहले आप वेजेस जो है पे कर दें वर्कमैन का।
और जहाँ पे 1000 से ज़्यादा वर्कमैन एम्प्लॉयड हैं तो उस केस में हम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे कंसीडर यहाँ पर करते हैं। जो वेजेस हैं वो आप पे कर सकते हैं करेंसी कॉइन्स में, करेंसी नोट्स में, या आप अपने वर्कर के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अमाउंट को, ठीक है। इसके अलावा जो वेजेस हैं वो एक वर्किंग डे के दिन जो है वर्कर को मिलनी चाहिए। और अगर कोई वर्कर है जिसका एम्प्लॉयमेंट जो है टर्मिनेटेड है, तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2nd डे टू द पर्सन हुज एम्प्लॉयमेंट इज़ टर्मिनेटेड उसको अपना वेजेस का अमाउंट मिल जाना चाहिए। और जो वेज पीरियड है वो 1 महीने से एक्सीड नहीं करना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 1 मंथ। बात आती है डिडक्शंस की, तो जो भी अमाउंट ऑफ डिडक्शंस हैं वो वर्कर्स, ठीक है, जो कि अगर मैं यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अगर मैं लेकर चलती हूँ तो टोटल अमाउंट जो डिडक्शंस है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 75% ऑफ वेजेस से, ठीक है। और अगर और केसेस हैं, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अलावा अगर इंडस्ट्री या कोई और इस्टेब्लिशमेंट है तो उसमें 50% ऑफ वेजेस से एक्सीड नहीं करने चाहिए आपके वेजेस। जो भी आप इस एक्ट के अंडर अपने रजिस्टर्स बनाएंगे या रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, सो लास्ट आपकी जो भी एंट्री रही होगी उसके पास होने के बाद 3 ईयर्स तक आपको अपने जो रजिस्टर है या जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करके रखना है अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो ये है हमारा मेनली पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है, जो हमने ब्रीफली डिस्कस किया है ताकि आप इसका यूज़ करें और समय आने पर इसको इन डिटेल इसके बारे में जानें, ठीक है, और अपने राइट्स के बारे में नॉलेज रखें ताकि आप अननेसेसरीली जो है एक्सप्लॉइट ना हों, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इंश्योर कौन करता है एक इस्टेब्लिशमेंट में कि वेजेस टाइम से पे होनी चाहिए और दिस पर्टिकुलर डे पर पेमेंट होना चाहिए, ठीक है, और रजिस्टर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। तो जो भी आपका मैनेजर होगा एम्प्लॉयड, ठीक है, उस इस्टेब्लिशमेंट में, अगर सुपरवाइज़र होगा, एज द केस में भी कि किस टाइप की इस्टेब्लिशमेंट है, कैसी फैक्ट्री है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द वर्कर्स वर्किंग देयर, तो उसके अकॉर्डिंगली ओके हूसोएवर विल बी द पर्सन कंसर्न पर्सन, तो वो इंश्योर करता है कि वर्कर्स को कोई भी दिक्कत ना आए रिलेटेड टू देयर वेजेस, देयर पेमेंट और एनी अदर थिंग। सो आई होप दिस एक्ट इज़ क्लियर टू यू। गाइस, हमने जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो ब्रीफली डिस्कस किया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी वर्कर्स हैं, कोई भी वर्कर हो, चाहे वो, जैसे इस एक्ट में तो हमने अप टू 18,000 तक के जो वर्कर्स हैं उनको हमने कंसिडर किया है, और जो सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट्स में वर्क कर रहे हैं उनको हमने यहाँ पर कवर किया है। इसके अलावा भी चाहे वो वर्कर्स की बात हो या एनीवन, ठीक है, जो भी अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो दे शुड बी अवेयर अबाउट देयर राइट्स, ठीक है, अबाउट देयर एक्ट्स। अगर कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं या ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि इट इज़ नॉट इन इफ़ दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, और वो लॉ के अगेंस्ट है एंड यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, सो मेक श्योर यू नो अबाउट योर राइट्स और आप अपनी आवाज़ उठाएं इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड। एंड लॉ की नॉलेज बहुत ज़रूरी है ऑफ कोर्स। सो मैंने ब्रीफली आप लोगों को काफ़ी समझाने की कोशिश करी है, एंड आई बिलीव कि आपको मेरा ये इनिशिएटिव भी पसंद आया होगा, जिसमें आपको मैं आपके राइट्स लॉज के बारे में भी एजुकेट करूँगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक माई आइडिया, सो डू लाइक द वीडियो। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट मी एंड you can drop me an email also. I will write my email ID in the description box. So any suggestions, any feedback, of course, that is welcome. And till the time I will come with my new video. So आप सब अपना ध्यान रखें, बाहर ना निकलें जब तक कि ज़रूरी ना हो, and stay safe, think positive, do whatever you want to do that makes you happy, and take care. Bye bye.